अमित के माता पिता पंकज और लता अपने बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट लिपट कर रो रहे थे। तो वहीं अमित की पत्नी कनिका अपनी चूड़ियों वाले हाथों को दीवार पर मारते हुए जोर जोर से रोती हुई बोलती है, क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे जीऊंगी आपके बिना? बस कर बहू, जाने चला गया, अब दुख मनाकर उसकी आत्मा को कष्ट न दे। लता की ये बात सुनकर उसकी पड़ोसन कमला भी कनिका के पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, कनिका बहू, संभालो खुद को। इतनी सी उम्र में विधवा होना तुम्हारे लिए दुख की बात है, लेकिन बेटी होने को कौन टाल सकता है। भाई साहब, अब अमित के पार्थिव शरीर को ले चलिए। कुछ समय आप सब मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दीजिए, उसके बाद हम इसको ले चलेंगे। इस बुढ़ापे में अपने जवान बेटे की मौत ने मुझे तोड़ दिया है कमला जी। ठीक है, आप कुछ समय अकेले रहिए अमित के साथ। चलो सभी बाहर चलो। कमला मोहल्ले के सभी लोगों को घर से बाहर ले जाती है और पंकज अपने बेटे के संग कुछ पल गुजारता है। कुछ देर में सभी जब अमित के पार्थिव शरीर को लेने आते हैं तो उसका चेहरा कपड़े से पहले से ढका हुआ था और जैसे ही एक आदमी उसके चेहरे से कपड़ा हटाने लगता है तो पंकज उसे रोकते हुए बोलता है, अरे क्यों उसका मरा हुआ चेहरा हमें बार बार दिखा रही हो? हटो, अब सब अर्थी को कंधा दो। इस तरह पंकज और सभी मोहल्ले वाले मिलकर अमित का अंतिम संस्कार करके घर आ जाते हैं। अमित ने अपनी मौत से पहले अपना 50 लाख का बीमा करवाया था, जिसकी राशि उसकी मौत के 1 महीने बाद पंकज और उसके परिवार वालों को मिलती है। और वो पैसा मिलने पर लता कहती है, अब हमारे बेटे के सर चढ़ा कर्जा उतर जाएगा। ऐसा करते हैं, जिसके जिसके पैसे देने हैं, दे देते हैं और फिर बाकी बचे हुए पैसे हमारे बेटे बहू के काम आएंगे। अरे ये क्या बोल रही हो? कोई सुन लेगा। मेरा मतलब मेरी बहू के काम आएंगे से था। समय गुजरता है। अमित को गुजरे 6 महीने हो चुके थे, जिस पर एक शाम कमला लता के पास उसका हालचाल पूछने आती है। तभी वहाँ कनिका चाय के कप लिए आती है। जैसे ही वो उन्हें टेबल पर रखती है तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है। वो भागकर वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो लता उससे बोलती है, बहू तू ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा मैंने, इसलिए उल्टी हो गई। ये लता की बहू के लक्षण तो कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसको देखने से लग रहा है ये माँ बनने वाली है, लेकिन ये कैसे संभव है? कमला इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पंकज आता है, जो कनिका को थोड़ा थका हुआ देखकर उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी बहू रानी को? कोई दिक्कत है तो अपने ससुर को बताओ। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पंकज जी का स्वभाव बहुत रंगीला है और इस घर में उनके सिवा कोई मर्द भी नहीं है। हे भगवान, ये मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कमला अपने मन में न जाने क्या क्या सोचने लगती है। इतने में दोबारा कनिका को उल्टियाँ होती है और वो फिर से बाथरूम भागती है। उसके पीछे पंकज भी अंदर जाता है। कमला ये देखकर लता से कहती है, लता बहन, एक बात कहूँ, बुरा ना मानो तो तुम्हारी बहू के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। ये इसको बार बार उल्टियाँ होना माँ बनने की निशानी है। क्या बहू माँ बनने वाली है? अरे मैं खुशकी हो रही हूँ। अरे मेरा मतलब है बहू माँ बनने वाली है, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहू तो विधवा है, तुमको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बेचारी लता, अगर ये सच हुआ कि पंकज जी और कनिका का चक्कर चल रहा है तो बेचारी लता तो बर्बाद हो जाएगी। अपनी बहू के बच्चे को पोता कहेगी या बेटा? कमला ये सब सोचते हुए घर से निकल जाती है। जिसके कुछ देर बाद जब कनिका और पंकज बाहर आते हैं तो लता उनसे कहती है, ए जी, कमला कह रही थी कि बहू के लक्षण माँ बनने वाले हैं। मैंने उसको बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें जाकर एक बार बहू की जांच करवानी चाहिए। मोहल्ले वालों से छुपते छुपाते लता और पंकज कनिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं कि कनिका माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो तीनों घर आकर सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कनिका से कहते हैं, बहू देख, तू माँ बनने वाली है, इसलिए जब से तेरा पेट निकलने लगेगा तब तू घर से बाहर पैर तक नहीं रखेगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अगर तुझे ऐसा देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल मचा देंगे। ठीक है माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कनिका अब अपनी प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए घर में ही रहती थी। समय गुजरता है और कनिका की प्रेगनेंसी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसके चलते एक शाम जब लता और पंकज किसी काम से बाहर गए थे तो उनके घर एक पार्सल आता है, जिसको दरवाजे पर से लेने के लिए कनिका को जाना पड़ता है। और उस बीच सामने के घर से कमला कनिका और उसके बढ़े हुए पेट को देख लेती है और कहती है,
हाय हाय, ये तो सच हो गया। ये क्या बेशर्मी लगा रखी है इन लोगों ने। बहू बेटे के मरने के 1 साल बाद माँ बनने वाली है। अब तो पक्का ये बच्चा इसके ससुर का ही है। ऐसे बेकार लोगों को मैं अपने मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। कमला लता की विधवा बहू की कोख में उसके ससुर का बच्चा है, ये बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है। जिसके बाद कमला के साथ साथ मोहल्ले के कुछ लोग मिलकर एक सुबह लता और पंकज के घर के बाहर इकट्ठे होते हैं। ये देखकर पंकज बोलता है, अरे अरे कमला जी, अपना ही सुंदर चेहरा दिखाने आप सुबह सुबह आ गई। और ये क्या, मोहल्ले की और औरतें भी आई हैं? अरे पंकज जी, शर्म कीजिए। अब तो अपना ये रंगीला अंदाज छोड़िए। कैसे घटिया लोग हैं आप, ये सब करते आपको शर्म नहीं आती? कनिका अंदर से सब सुन रही होती है। तभी बाहर खड़ी कमला पंकज से कहती है, आप दोनों पहले अपनी बहू को हमारे सामने लाओ, फिर बताते हैं हम कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे अरे अरे, क्यों? मेरी बहू नहीं आएगी मोहल्ले वालों के सामने? नहीं जी, वो नहीं आएगी। आप बताइए हमें क्या काम है आपको? हाँ हाँ, हमें पता है क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपकी विधवा बहू प्रेग्नेंट है और उस विधवा की कोख में अपने ससुर का बच्चा पल रहा है। हाय हाय कमला जी, इतने सुंदर मुंह से आप कितनी अच्छी बात कर रही हैं। अरे मेरी बहू के साथ मेरा चक्कर और उसकी कोख में मेरा बच्चा। राम राम राम, कितनी गंदी सोच है आपकी। ऐसा है तो बुलाओ अपनी बहू को। अगर वो माँ नहीं बनने वाली तो मैं झूठी, तुम सच्चे। फिर तुम मुझे जो बोलो मैं वो करूँगी। लेकिन अगर वो माँ बनने वाली है तो हम मोहल्ले वाले तुम तीनों का मुंह काला करके इस मोहल्ले से निकालेंगे, क्योंकि हमारे घरों में बहुओं को बेटी माना जाता है और ऐसी गंदी हरकत करने वाले इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। इसलिए बुलाओ कनिका को। सभी जोर जोर से कनिका का नाम लेने लगते हैं, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उसे सबके सामने आना पड़ता है। और जब वो सबके सामने आती है तो उसका बड़ा हुआ पेट देखकर कमला कहती है, हाय देख लो कैसे बेशरम लोग हैं, झूठ बोलते शर्म नहीं आती। नहीं आंटी, हमने कोई बेशर्मी नहीं की। ये बच्चा ससुर जी का नहीं, वो मेरे पिता समान है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अरे तुझे क्या समझा और तू क्या निकली? पति के मरने के बाद दूसरी शादी कर लेती, इतना ही था तो अपने ही ससुर के साथ। छी छी छी, देख क्या रहे हो मोहल्ले वालों? कीचड़ उठाओ और फेंको इनके ऊपर। सभी मोहल्ले वाले हाथों में कालीक और कीचड़ लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लता, पंकज और कनिका के पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ। सभी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और तभी सबके सामने आता है अमित। अमित को जिंदा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी अमित सबसे कहता है, कनिका ने कुछ गलत नहीं किया, न ही मेरे पापा ने। ये बच्चा मेरा और कनिका का है। वो विधवा नहीं है, बस विधवा होने का नाटक कर रही थी। इतना बड़ा झूठ, लेकिन क्यों बोला तुम सबने? हमारे ऊपर 25 लाख का कर्जा था, जिसको चुकाना बहुत मुश्किल था। अमित ने अपना एक 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया था, जिसके बाद हमें लगा वो कर्जा उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपने झूठे एक्सीडेंट की कहानी रची, जिसमें मेरी मौत हो गई। आप सबकी नजरों और इंश्योरेंस कंपनी की नजरों में मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिल गया और उन्होंने हमारा कर्जा उतार दिया। और जब से अब तक अमित छुपकर ही अपने घर में अपनी पत्नी और माँ बाप के साथ रह रहे थे और ये बच्चा भी उन्हीं का है। लेकिन ये गलत है, फ्रॉड है ये। तुमको इसके लिए जेल हो सकती है। हाँ जानता हूँ, लेकिन अब अगर मैं बाहर नहीं आता तो मेरी पत्नी पर इतना गंदा इल्जाम सच लगता सबको, और मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता था। अब मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। अमित के जिंदा होने पर उसके परिवार को इंश्योरेंस का पैसा वापस करना पड़ता है और खर्च किया हुआ पैसा वो अपने घर को गिरवी रख कर देते हैं, जिसके बाद कुछ समय अमित को जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन रिहा होने के बाद वो अपने परिवार और बच्चे के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है और अपनी पत्नी के सर से ये कलंक हटाता है कि विधवा बहू की कोख में ससुर का बच्चा था।